गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग आई थिंक प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। संडे वाली क्लास आपकी पोस्टपोन हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, राइट? तो बाइनोमियल थियरम कर रहे थे ना प्रोबेबिलिटी में? या वी वर एट बाइनोमियल थियरम, राइट? तो बाइनोमियल थियरम क्या है ये तो समझ में आ ही गया था। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि बाइनोमियल थियरम को थोड़ा रिकैप करते हैं और फिर उस पर प्रॉब्लम करते हैं, देन विल डू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो स्टेटिस्टिकल पार्ट है प्रोबेबिलिटी का वो आज फिनिश करेंगे। तो दैट वे फ्रॉम एनसीईआरटी एवरीथिंग विल बी ओवर। तो लेट्स टेक अप कि क्या क्या कर लिया था। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सब कर चुके थे कि इफ आउट ऑफ n number of trials of a binomial experiment, if the event success occurs r number of times, then probability of exactly r successes is given by r plus 1th term in the expansion q plus p to the power n, that is ncr p to the power r q to the power n minus r। उसका प्रूफ कर लिया था। और एट लास्ट हमने ये बोला था कि p is the probability of success means happening of event and q is the probability of non happening of the event, that is that of failure। Then probability of x equal to r means x is the random variable representing the number of success. So probability x equal to r is NCR. NCR is the number of ways we choose r number of trials over which the success has to occur. And p to the power r is the probability of success on those selected r number of trials, p each, p into p into p r times. And the remaining n minus r trial shall always result into failure with the probability q to the power n minus r, because failure on any trial has probability q. And so NCR p to the power r q to the power n minus r is the probability of exactly r successes, and this r can vary from 0 to n, right? तो ये पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वहीं पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। तो लेट अस नाउ डिफाइन व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल को थोड़ा सा समझते हैं फिर क्वेश्चन पे करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करिए। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल लिखे, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिस फंक्शन का जो इनपुट है वो सैंपल पॉइंट होगा। मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इन विच द इनपुट विल बी ऑलवेज द सैंपल पॉइंट एंड आउटपुट कैन बी एनी रियल नंबर। तो आप लिखेंगे रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, whose domain is the sample space, that means the sample points are the input, and ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिकॉज रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस को डोमेन ले रहे हैं इसीलिए इसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। एंड विच असाइंस अ सिंगल रियल वैल्यू टू ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ईच सैंपल पॉइंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी असाइंड a single real value. So any function that assigns the real output corresponding to each sample point is termed as random variable and denoted by x. Since the values of the variable x are defined on the outcomes of the random experiment, therefore it is called random variable. तो ये तो random variable का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर ये जानते हैं कि क्यों ऐसा वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि सपोज इन अ गेम ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को टॉस करने का एक गेम है। और गेम जहां पर ये खेला जा रहा है उसमें गेम का रूल है। रूल क्या है,
for each head, the player is rewarded by 2 rupees, and for tail punished by 1 rupee. मतलब हर टेल के लिए उसको 2 रुपया प्राइस मिलेगा और टेल के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको 1 रुपया पनिशमेंट मिलेगा. ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो बेसिकली उसका रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन हुआ प्रॉफिट फंक्शन. तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? तो ये बेसिकली होगा, सपोज ही गेट्स x नंबर ऑफ टेल, तो ही विल गेट 2x रुपीज या 2m रुपीज, m number of tails, m number of head. If he gets m heads, so his reward is 2m, and n tails, so minus n. So 2m minus n is the number which is representing the output or value of the random variable. ठीक है, अब जरा देखो कि इस रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रैंडम वेरिएबल फंक्शन कैसा डिजाइन होगा. तो बेटा एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या होगी? x का इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा भाई सैंपल स्पेस क्या होगा? इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगा h h h t t h एंड t t. और हमने बोला कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जो हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर सैंपल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट देगा. x h h क्या होगा जरा बताओ? एक 2 हेड 0 टेल, m की वैल्यू, m इज द नंबर ऑफ हेड एंड n इज द नंबर ऑफ टेल. तो 2 2s of 4, 4 minus 0 4 आ गया. x of ht will be equal to x of th, क्योंकि दोनों में एक हेड और एक टेल है. तो आंसर आएगा क्या? m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो 2 minus 1 is 1. और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जब x की वैल्यू x of t, t क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो. तो हर एक सैंपल पॉइंट से जो आउटपुट है, तो t, t के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा? तो 1 हेड एंड 1 टेल. सो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, m की वैल्यू 0, 2 टेल और 0 हेड, m 0 एंड 2, तो -2. तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है कि this is the set of real number, this is the sample space, outcomes sample space का जो inputs है h h h t t h t t, and there is a function which I called x random variable, and this random variable defined every sample point as one output, and that output is what? h h के corresponding आंसर क्या आया था? 4. एच टी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या था? 1. और टी टी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आंसर आया था? -2. इट इज अ फंक्शन बिकॉज फॉर ईच इनपुट देयर इज एग्जैक्टली 1 आउटपुट. तो ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है. और इसी फंक्शन को हम बोलते हैं, ये है रैंडम वेरिएबल फंक्शन. अब इसको क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि फंक्शंस को हम प्लॉट कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं. तो इसका मतलब है कि हर रैंडम वेरिएबल की एक वैल्यू एक्स एक्सिस पे आ जाएगी और वाई एक्सिस पर उसकी प्रोबेबिलिटी. तो हम रैंडम वेरिएबल्स और उसकी प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बना सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल स्टडी, बाद में उसको एक्सट्रापोलेट करके कैलकुलस के फॉर्म में स्टडी, फिर उसके बाद में ये पता करें कि प्रोबेबिलिटी कर्व कैसा बिहेव करता है, कब वो इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, कहाँ मैक्सिमम होगा. Basically, what is our task? Our task, our job is to, as a mathematician, our job is to find
when does the probability of happening of something is maximum, when it is minimum, when it is increasing, when it is decreasing, so that we can use the probability or theory of probability or science of probability to take the benefit in industries in predicting and optimizing certain phenomena etc. तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा statistical part of probability, but ये actually ABC है, origin of the application towards real life of the theory of probability. तो रैंडम वेरिएबल फंक्शन क्या है मैंने समझाया आपको, ठीक है. चलो अगर आप समझ गए हो तो एक क्वेश्चन का आंसर करो. In an experiment of tossing 3 coins when the observer is interested in number of head, क्योंकि देखो सैंपल स्पेस तो एक नेचुरल सैंपल स्पेस होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में किसी सैंपल एक ही एक्सपेरिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे डिजायर या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो वही हो, ठीक है. जैसे पिछले वाला गेम था, अब एक गैम्बलर है, गैम्बलर को इस बात से क्या मतलब है कि उसको कॉइन पे क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है या टेल मिल रहा है, उसको तो इस बात से मतलब है कि उसका प्रॉफिट क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट फंक्शन है. ऐसे जो गेम ऑर्गेनाइज करा, जो ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉस फंक्शन. तो वो अपना रैंडम वेरिएबल बनाएगा, वो अपना ऑप्टिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना चाहेगा अपना प्रॉफिट को, गैम्बलर अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा. अब जैसे मैंने बोला इन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स, अब मान लो अगर तुम गेम खेल रहे हो और आपको हेड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग रिवार्ड मिल रहा है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस कॉइन पर हेड आ रहा है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, कि कितने हेड आ रहा है ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है. तुम क्या चाहते हो एज अ प्लेयर, तुम्हारा एम क्या होगा? नंबर ऑफ हेड, वेरी करेक्ट. तो योर ऑब्जेक्टिव इज, यू आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड्स, हार्डली मैटर्स किस क्वाइन पर हेड मिल रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है. तो कीपिंग दैट इन माइंड आपका रैंडम वेरिएबल अलग डिफाइन होगा. तो आप यहां पर अपना जरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो. राइट द रैंडम वेरिएबल फंक्शन एंड इट्स वैल्यू, उसकी डोमेन बताओ, उसकी रेंज बताओ, क्विक जल्दी से. तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि रैंडम वेरिएबल फंक्शन जो होगा वो बेसिकली एक फंक्शन होगा जो सैंपल स्पेस से रियल सेट पर डिफाइंड होगा. x is defined from sample space to any real set, and random variable x क्या डिनोट करता है, it is number of head. तो obvious सी बात है कि x of हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस हैज 8 एलिमेंट, h h h 1 h 2 h एंड t के 3 केसेस होंगे. सिमिलरली h को t बना दो, t को s, तो 3 केसेस हो जाएंगे, डबल t एंड सिंगल h के, सिंगल हेड वाले 3 केसेस हो जाएंगे. और ट्रिपल टी का एक केस हो जाएगा. दिस इज सैंपल स्पेस. तो x ट्रिपल h, तो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, 3. एंड x डबल h t बोलो, इट इज सेम एज x ऑफ h t h h बोलो, इट इज सेम एज x h t h बोलो. तीनों केस का वैल्यू क्या आएगा, 2. रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू डबल टी और सिंगल h के जो 3 केसेस हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगी, 1. बस h को इधर उधर अरेंज करते रहो, तो ये हो गया 1. और x ऑफ ट्रिपल टी क्या हो जाएगा, 0. तो बेसिकली व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज सैंपल स्पेस, ये डोमेन है. And what is the range of the random variable? Range of random variable will be 0, 1, 2, 3. अब ये चारों जो है, ये चारों भी सैंपल पॉइंट्स हैं, सैंपल पॉइंट्स है चारों. और क्यों, क्योंकि सैंपल पॉइंट की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एनी सेट ऑफ इवेंट which are mutually exclusive and exhaustive can be taken as sample point.
तो ऑब्वियसली एक 0 हेड होगा तो एक हेड नहीं होगा, एक होगा तो दो नहीं होगा, दो होगा तीन नहीं होगा, तो ये चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, चारों एग्जॉस्टिव है, तो ये सब सैंपल पॉइंट्स हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होगा, तो वो होगा 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, तो 3 सैंपल पॉइंट 1 को फेवर कर रहे हैं ना, 1 हेड 2 टेल, तो 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा, 2 हेड 3/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगा, 3 हेड 1/8। तो if I deal with the original sample space एंड इसके हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, दैट इज इक्वली लाइकली, ये सारे सैंपल पॉइंट्स इक्वली लाइकली हैं। तो सैंपल पॉइंट्स इक्वली लाइकली होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट में, ऐसा हो सकता है। बट रैंडम वेरिएबल्स को जब हम सैंपल पॉइंट मानेंगे तो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो इक्वली लाइकली हो, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज किसी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को कई सारे सैंपल पॉइंट्स सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप कंफर्म करो बेटा कि आप सभी को रैंडम वेरिएबल की बात समझ में आ गई कि नहीं। Random variable is a function defined from sample space of the random experiment to set of real number such that it assigns exactly one real number to each sample point. तो हर एक इनपुट से एग्जैक्टली वन आउटपुट है, इसलिए ये फंक्शन है। अब वो फंक्शन 1 भी हो सकता है, वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन भी हो सकता है, वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी हो सकता है, वो फंक्शन इनटू फंक्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं और उसका जो कोडोमेन है वो क्या लेते हैं, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, कोई दूसरा सेट लेते हैं, राइट। तो रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया। तो अभी रैंडम वेरिएबल पर जब स्टेटिस्टिकल पार्ट में जाएंगे तो इस पर डिटेल में प्रॉब्लम्स और करेंगे। ये तो समझ में आ ही गया, सैंपल स्पेस मैंने डिफाइन कर दिया, ये सब बता दिया। इसी तरह से रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x इज नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, और x कैन बी 2 टाइम्स नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो आप जैसे रैंडम वेरिएबल डिफाइन करोगे उसका वैसे वैसे आउटपुट्स आएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पहले ही कर चुके थे। अब आते हैं स्ट्रेट अवे। जैसे एक क्वेश्चन क्या था, अ गैम्बलर प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन एंड फॉर ईच हेड ऑर्गेनाइजर रिवार्ड्स हिम ₹2 एंड फॉर ईच टेल he'll be punished by 1. If variable x denotes the profit of the gambler, show that the x is a function over sample space of the experiment. तो आई थिंक अभी पहले हमने कर लिया था इस क्वेश्चन को, राइट? कर लिया था। तो लेट अस गो टू दी बाइनोमियल थ्योरम पर वापस जाते हैं जहां हम लोग कर रहे थे। तो रैंडम वेरिएबल आपने बोला था तो मैंने डिटेल में समझा दिया। अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम तो आपको समझ में आ ही गया था। जैसे अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस r टाइम्स आउट ऑफ n ट्रायल्स, तो हमने क्या लिखा था, इट इज NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। अब इसी तरह से मैं दो केसेस और लिख रहा हूं, आप उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट लीस्ट r टाइम्स out of n trial, at least r times। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है q प्लस पी टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन NCR p raised to the power r q raised to the power n minus r, where r varies 0 to n and r क्या है, this is probability x is equal to r। x क्या है, x is number of success, यही था ना। और p is the probability of success on any trial and q is the probability of failure on a trial, किसी भी ट्रायल पर फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है। तो ये था, क्या आएगा आंसर बताओ, तो ये आएगा तुम्हारा
सिग्मा एटलीस्ट आर टाइल का मतलब क्या है? एनसी के क्यू टू द पावर n माइनस के पी टू द पावर के, वेयर के की वैल्यू कम से कम r है, तो k की वैल्यू r से स्टार्ट करके n तक जाएगी। r सक्सेस, r+1 सक्सेस, r+2 सक्सेस, r+3 सक्सेस अप टू n सक्सेस। तो ये हो गया कि एटलीस्ट r टाइम्स सक्सेस अकर्स एटलीस्ट r टाइम्स, व्हेन सक्सेस अकर्स एटलीस्ट r टाइम्स। ऐसे ही अगर बोला जाए, ये बताओ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट r सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल, अब क्या होगा? 0 to r, वेरी करेक्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा एन सी के क्यू टू द पावर n माइनस के p टू द पावर k, where k now varies 0 to r. No success, 1 success, 2 success, 3 success, maximum r success. तो ये एटमोस्ट r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई। वेल डन। तो एक तरह से पूरा लास्ट क्लास लास्ट लेक्चर रिवाइज हो गया कॉन्सेप्चुअली, और साथ के साथ में ये भी हो गया कि रैंडम वेरिएबल की समझ थोड़ा डिटेल में आ गई। अब क्वेश्चंस करिए। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। ये सब आपने कर लिया, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर था x ग्रेटर देन इक्वल टू r, यहां है x लेस देन इक्वल टू r, तो 0 से r, यहां पर r से n। हाँ जी, आंसर करिए क्विक। अब फटाफट केवल सम्स करने हैं, तो आप हर क्वेश्चन के लिए शुरू में छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, रीड द क्वेश्चन, राइट द आंसर। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड अपीयर। तो यहां पर व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? x इज नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ ट्रायल क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स n की वैल्यू क्या है? n इक्वल टू 3, और r क्या है? r इज इक्वल टू 2। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, क्या आएगा भाई? NCR, 3 ट्रायल्स हैं, तो 3 ट्रायल्स में से चूज 2 ट्रायल्स, 3C2। What is P and Q? What is the probability of success? Half. What is the probability of failure? It is also half. 3C2, 1 by 2 की power 3 minus 2 into 1 by 2 की power 2. तो actually it is equal to 3C2 मतलब 3 by 8. Clear है? Yes or no? B part, B part, जल्दी आंसर करो। If 10 coins are tossed, what is the probability that exactly 5 head occurs? अब यहां नंबर ऑफ ट्रायल n की वैल्यू 10, each coin is a trial, n is 10, p equal to q is equal to half, and probability हमें चाहिए x is equal to 5। अब देखो सारी कॉइन्स फेयर हैं, आप इसको बोलो 10 coins are tossed और you say that a coin is tossed 10 times, एक ही बात है। You're requiring 5 heads means out of 10 trials you need 50% success, half of the coin, half of the tosses are success, half of the tosses are failure। तो फेयर कॉइन है तो आधे पर हेड आएगा, आधे पर टेल आएगा, ये बोलना तो आप समझ रहे हो। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इस बात को सपोर्ट नहीं करती है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 10 यू चूज 5, 10 से 5 with the probability 1 by 2 के power 5 into 1 by 2 के power 5, because success and failure are equally likely. So answer आएगा 10 factorial upon 5 factorial into 5 factorial into 1 upon 2 के power 10. So if you further simplify, it comes out to be
10 into 9 into 8 into 7 into 6 divided by 120, 5 into 1 upon 2 की power 10. Further you will see that 9 8 जा 72, ये तुम्हारा 720 है, ये कैंसिल कर दो, 6 आ गया, 6 इंटू 6 इंटू 7, तो यहाँ 6 का 2 और 2 ये से कैंसिल कर देना, तो एक्चुअली आएगा तुम्हारा 3 3 9 7 जा 63 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8. व्हाट इज 2 की पावर 8? 256. तो 63 डिवाइडेड बाय 256 कितना परसेंट है? अब 40% नहीं है यार, अब 1/4 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्स 25%. नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया. सेकेंड क्वेश्चन पे जाइए. A dice is thrown 5 times. Find the probability that 2 never come up. Dice है 5 बार, तो number of trial क्या हो गया? 5. And x small p क्या है? Success. 2 का आना सक्सेस है. It is 1/8, 1/6. And q क्या हो गया? 5/6. Then probability x equal to 0. X is the number of 2. X is number of times 2 occurred. फटाफट बोलो क्या आएगा? बताते जाओ बेटा, फटाफट बोलो. सक्सेस, नो सक्सेस का मतलब क्या हुआ? हाँ बेटा, तो क्या है बताओ. तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 क्या है? x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा? तो 5c0 एंड 1/6 की पावर 0 एंड 5/6 की पावर 5. प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 क्या है? x इक्वल टू 3 क्या आएगा? 2 appears thrice. 5c3 1/6 का क्यूब 5/6 का स्क्वायर. ये स्मॉल p की वैल्यू 1/6 है और स्मॉल q की वैल्यू 5/6 है. 2 का आना और 2 का नहीं आना, ऐसे ये हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा? तो ये 5c5 एंड 1/6 की पावर 5 एंड 5/6 की पावर 0. तो हर एक इवेंट प्रोबेबल है, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हैं. Is that clear? Am I audible? Okay. Yes, sir. चलो, तो ये तो बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉब्लम थी. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
ओके, क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है इफ अ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल कम अप एग्जैक्टली 3 टाइम्स। अब सबसे पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल थ्योरम में है, उसको मार्क आउट करो। तो यहां से नंबर ऑफ ट्रायल एन की वैल्यू 5 है। फिर स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जिसको बोलते हैं, ये क्या आएगा। तो इवेंट हमारी क्या है, इवेंट है इवन नंबर अकर, तो इज अकरेंस ऑफ 2 और 4 और 6। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार भी हाफ होगी। तो ये हो गया हाफ, और यही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार जिसको हम क्यों बोलते हैं। अब इसके बाद बोला गया कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स नंबर ऑफ सक्सेस। आंसर क्या हो जाएगा, NC3 5C3 इंटू 1/2 टू द पावर 5। 5C3 मतलब 5C2 10 होता है, 10/32। इट इज 2 5 जा एंड 2 6। तो प्रोबेबिलिटी इज 5/16। यही आया सबका करेक्ट, वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटा, नेक्स्ट पे जाओ। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, व्हाट डज दैट मीन। क्या बोल रहे हैं वो बाय सेइंग दैट द एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। इसका मतलब है उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी 2q, दैट इज p जिसको बोलते हैं, p इज इक्वल टू 2q। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हमने q ले लिया, और आपको पता है कि p प्लस q 1 होता है, इसलिए 3q की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड देयरफॉर q विल बिकम 1/3, एंड हेंस आई कैन क्लेम दैट सक्सेस की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया 1/3। तो एक लाइन बोल करके उन्होंने एक्चुअली p और q की वैल्यू दे दी। फिर आपसे पूछा गया क्या, आउट ऑफ, ये चौथा क्वेश्चन लोग डिस्कस करें, आउट ऑफ 6 ट्रायल्स कितनी सक्सेस चाहिए, एग्जैक्टली नो, एटलीस्ट 4 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या होगा, सिग्मा 6CR 1/3 की पावर 6 माइनस r एंड 2/3 की पावर r, वेयर r की वैल्यू क्या होगी, r वेरीज 4 to 6। कम से कम 4 सक्सेस चाहिए, मीन 4 सक्सेस, 5 success, 6 success, and therefore you calculate, it comes out to be 6C4 and 1/3 की power 2 and 2/3 की power 4 plus 6C5 1/3 की power 3 1/3 की power 1 and 2/3 की power 5 and lastly 6C6 and 2/3 की पावर 6। तो ये आ गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, चांस दैट इन दी 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, कम से कम 4 सक्सेस। सभी को क्लियर है बेटा यहां तक, जरा एक बार कंफर्म करो तो फिर आगे चलें क्वेश्चन में। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5।
5th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उसको ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट वर्कआउट करिए। क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं सपोज ए एंड बी आर टू इक्वली स्ट्रॉन्ग टेबल टेनिस प्लेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज मोर प्रोबेबल। दो इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन ज्यादा लाइकली टू अकर है, विच इज मोर लाइकली टू अकर। एक इवेंट है ए बीट्स बी एग्जैक्टली इन 3 गेम्स आउट ऑफ 4। दूसरा है ए बीट्स बी एग्जैक्टली इन 5 गेम्स आउट ऑफ 8। मीन्स अगर 4 गेम खेला जाए तो ए बी को 3 बारी हराएगा, या 8 गेम खेला जाए और ए बी को 5 बार बीट कर दे। इन दोनों इवेंट में से कौन ज्यादा लाइकली है, कौन ज्यादा प्रोबेबल है। तो उसके लिए आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, अगर इस इवेंट को E1 बोलो और इस इवेंट को E2 बोलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा कि चार चार ट्रायल है, 3 सक्सेस है, 4C3 इंटू what is the probability of success, A and B are two equally strong player। तो किसी भी इवेंट में दोनों के जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो 1/2 की पावर 1 एंड 1/2 की पावर 3, तो एक्चुअली आएगा 4C3 इंटू 1/2 की पावर 4। 4C3 होता है 4C1, 4C1 मतलब 4/2 की पावर 4, 1/4। Whereas probability of E2 अगर आप कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, probability of E2 out of 8 trials 8, you are looking for 5 success, 8C5 1/2 की पावर 8 ही आएगा, क्योंकि 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 5। अब ये 8C5 मतलब 8C3, 8C3 का मतलब क्या होता है जी, 8C5 मतलब 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर देना अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा और 1/2 की पावर 8 तो रहेगा ही रहेगा। तो इट इज एक्चुअली 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, क्योंकि 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7/32। अब ये 7/32 है और ये बेटा 8/32 है, तो ऑब्वियसली विच इज मोर लाइकली टू अकर, विच इज मोर प्रोबेबल, E1 first is more likely to occur, तो this is more probable। ठीक है, किसी ने सेकंड बताया था, किसी ने सेकंड बताया था ना, हाँ अंदाज, तुम्हारा अंदाजा गलत हो गया बेटा, तो ऐसे नहीं बोलना। हाँ बिना सॉल्व किए बोलोगे तो ऐसा ही होगा। वो अपनी अपीयरेंस पर की सिचुएशन में ऐसा 5 गेम, 8 में से 5 और 4 में से 3, तुमने क्या कर दिया 3/4 और 5/8 कर दिया था क्या। अच्छा, तब कैसे किया था भाई, कैसे तुमने गेस किया था ये बताओ, तुम्हारा जो है जादुई जादुई तरीका, व्हाट वाज द मैजिक। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अंदाज अपने आप को और बताओ क्या सोच के बोला था तुमने सेकंड, कुछ तो गेस किया होगा, मेंटल कैलकुलेशन। हाँ ऐसे बोल सकते हो 3 in 4 देन 6 in 8, 6 in 8 एंड 5 in 8, तो ऑब्वियसली पहला ज्यादा प्रॉबेबल है। हाँ यू आर ऑडिबल।
अंदाज? चलो भाई, तुम्हारा माइक्रोफोन में लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत है. I'm not able to just hear your voice. Anyway, 6 क्वेश्चन करो. 6. गो टू क्वेश्चन नंबर 6. सभी लोग करिए फटाफट. A dice is rolled n times. Find the probability that multiple of 3 will occur odd number of times. मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ? तो इवेंट ई क्या है तुम्हारी? 3 और 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा? 2/3. तो ये स्मॉल p की वैल्यू है और ये स्मॉल q की वैल्यू है. क्या चाहिए तुम्हें? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r क्या होगा? इट इज NCR 1/3 की पावर r एंड 2/3 की पावर n माइनस r. और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 and so on. Odd number of success. Odd number of success की probability. It is NC1 into 1/3 की पावर 1 2/3 की पावर n माइनस 1 प्लस NC3 1/3 का पावर q 3 एंड 2/3 की पावर n माइनस 3. NC5 1/3 की पावर 5 and 2/3 की पावर n minus 5 and so on. You want to just add and get the summation. तो ये एक बाइनोमियल सीरीज है और उस बाइनोमियल सीरीज कौन सी एक्सपेंशन का? तो ये बेसिकली इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन q प्लस p रेज टू द पावर n. या ऑड टर्म्स बोलो या ऑड पावर ऑफ p, ऐसे बोलो, सम ऑफ ऑड पावर टर्म्स ऑफ p. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? ऑड पावर टर्म इवन पावर टर्म को कैसे कैलकुलेट करते थे आप +1 में बाइनोमियल थ्योरम में? तो अगर मैं बोलूं कि q प्लस p की पावर n का एक्सपेंशन देखो तो ऐसा आएगा NC0 NC1 है ना, NC3 पूरा एक्सपेंशन अगर लिखो, कंप्लीट एक्सपेंशन लिखो तो NC0 p की पावर n q की पावर n प्लस NC1 q रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू p प्लस NC2 q टू द पावर n माइनस 2 इंटू p स्क्वायर एंड सो ऑन. तो हम चाहते हैं कि ऑड पावर टर्म रह जाए, इवन पावर के टर्म वैनिश कर जाए. तो हम क्या करेंगे? तो हम इसी का q माइनस p वाला एक्सपेंशन लिख देंगे. q माइनस p वाला वो कैसे लिखेंगे? देखो, q माइनस p टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? आप बोलो.
तो ये होगा NC0 Q टू द पावर n माइनस NC1, p की जगह माइनस p डालेंगे, Q की पावर n -1 इंटू पी प्लस NC2। इवन पावर के टर्म जो होंगे वो एज इट इज रहेंगे, उनका साइन नहीं चेंज होगा। ऑड पावर वाले नेगेटिव हो जाएंगे। हमें कौन से चाहिए बेटा? हमें यहां पर ऑड पावर टर्म चाहिए, है ना? तो हमें ऑड पावर वाले चाहिए। अगर मैं ऐड करता हूं तो ऑड पावर वाले कैंसिल हो जाएंगे, इवन वाले डबल हो जाएंगे। हम ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दोनों एक्सपेंशन को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा Q प्लस पी टू द पावर n माइनस Q माइनस पी टू द पावर n। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि यहां साइन को रिवर्स कर दो और ऐड कर लो ऐसे, अब फिर दोनों को ऐड करो तो अब देखो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स क्या? NC1 Q की पावर n माइनस 1 इंटू पी प्लस NC3 Q की पावर n माइनस 3 इंटू पी क्यूब प्लस ऑड पावर वाले सारे आ जाएंगे। तो यहां से आपको एक बात तो क्लियर नजर आ रही होगी, क्या? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ऑड सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी होगी Q प्लस पी की पावर n माइनस Q माइनस पी की पावर n डिवाइडेड बाई 2। ये ऑड पावर की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है जो हम चाहते हैं। Q की जगह 1/3 और p की जगह Q की जगह 2/3 और p को 1/3 कर देना। तो आंसर क्या आएगा? Q प्लस पी तो 1 होता है, तो ये आंसर आएगा 1 माइनस Q माइनस पी क्या हो जाएगा? Q है 2/3, P है 1/3, Q माइनस पी हो जाएगा 1/3 की पावर n डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? फटाफट बताओ, कितने बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो यस, नहीं आया है, कोई दिक्कत है तो नो। देखो इसमें प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। बाइनोमियल थ्योरम अगर आपने थोड़ा किया है 11th में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया है तो दिक्कत थोड़ी बहुत होगी। जिसको नहीं आया है मेंशन करो प्रॉब्लम कहां पर है। चैट बॉक्स में मेंशन करो बेटे, प्रॉब्लम कहां पर है। अगर क्यू और पी के फॉर्म में तो मैंने इसलिए लिया कि थोड़ा आसान हो जाए। देखो ये जो 1/3 है ना, 1/3 ये है तुम्हारी P और 2/3 क्यू है। तो तुम्हें क्या चाहिए था? NC1 P की पावर 1 Q की पावर n माइनस 1, ये वाला ये चाहिए था। NC3 P की पावर 3 Q की पावर n माइनस 3, ये वाला। तो बिकॉज इसमें से NC0 NC2 NC4 NC6 ये इवन वाले सारे कोइफिशिएंट सारे टर्म मिसिंग थे, तो उसके लिए हमने ये दोनों एक्सपेंशन लिख करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप नहीं अगर समझते हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको हटा दो, चलो इसको हटा दो, ऐसे लिखो 2/3 प्लस 1/3 की पावर n का एक्सपेंशन क्या है बोलो? तो आप बोलोगे NC0 2/3 की पावर n प्लस NC1 2/3 की पावर n माइनस 1 इंटू 1/3 प्लस NC2 2/3 की पावर
n माइनस 3 इंटू 1 n माइनस 2 1/3 के पावर 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से 2/3 माइनस 1/3 की पावर n का एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर बस NC0 2/3 की पावर n, जहाँ 1/3 वहाँ माइनस 1/3 डाल देंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा। NC1 2/3 की पावर n माइनस 1 इंटू 1/3, यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर है तो माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा सेम। NC2 2/3 की पावर n माइनस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस ऐसा। मतलब क्या होगा कि जिस जिस टर्म में 1/3 की पावर ऑड है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो 1/3 की इवन पावर वाले टर्म है वो सेम रहेंगे। अब ये दो एक्सपेंशन है बेटा, अगर मैं इसको सब, हमें क्या चाहिए? हमें ये वाले टर्म चाहिए, ऐसे वाले ऑड पावर 1/3 की ऑड पावर 1/3 पावर 1 1/3 पावर 3 1/3 पावर 5 ये चाहिए था। देखो तो अपोजिट साइन वाले टर्म्स चाहिए और सेम साइन वाले वैनिश होने चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। सब्ट्रैक्ट किया तो राइट साइड में क्या आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो डबल ऑफ वही चाहिए जो हमें चाहिए था। 2/3 की पावर n माइनस 1 इंटू 1/3 प्लस NC3 टाइम्स 2/3 की पावर n माइनस 3 1/3 का क्यूब, ऐसे 1/3 की पावर 5 1/3 की पावर 7 वो वाले टर्म आ जाएंगे। इधर में क्या है? ये तो 1 था, 1 माइनस 1/3 की पावर n, तो ये 2 से डिवाइड कर देना, इधर भी 2 से इधर भी डिवाइड कर देना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो यही कैलकुलेट करना था, तो ये प्रॉपर्टी आ गई। मिस्टर वासु अभी क्लियर है? ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो ऐसा ना कि प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट तो बाइनोमियल थ्योरम का यही है। हाँ, अब मैं बाइनोमियल सीरीज का मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट बाइनोमियल सीरीज का कौन सा कॉन्सेप्ट मैं यूज कर लूंगा इसका कोई कोई लिमिट नहीं है। कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है सीरीज के समेशन का, तो उसकी वजह से डिफिकल्टी आ सकती है। उसके लिए आपको इसीलिए मैंने बोला था कि बाइनोमियल थ्योरम पूरा आपको करना पड़ेगा अगर इस प्रोबेबिलिटी को अच्छे लेवल पे ले जाना है तो। चलिए 7th क्वेश्चन का आंसर करिए क्विक, देखना है कौन सबसे पहले आंसर करता है। क्वेश्चन क्या है? इट सेज दैट अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद अ प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड 1 स्टेप बैकवर्ड विद अ प्रोबेबिलिटी 0.6। तो एक बंदा है जो जिसके फॉरवर्ड स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है आगे जाने का, और पीछे हटने का प्रोबेबिलिटी है 0.6। एक स्टेप आगे जाना, एक स्टेप पीछे हटना। फिर बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप। मान लो बंदा 11 स्टेप ले रहा है एक पोजीशन से, बट स्टेप उसके या तो फॉरवर्ड है या तो बैकवर्ड है और इधर उधर नहीं जा रहा है। तो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो let us try to figure out this in such a manner that at the starting point the person is at origin. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 1 unit step है सारे। This is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5 etc. So उसको 11 स्टेप लेने हैं। either he will move it this way or he will move that way along the y-axis. But what is the destination? That at the end of 11th step he has to be either here or here. इस बात के क्या चांसेस हैं? कोई यहाँ जैसे अगर फॉरवर्ड 11 स्टेप लेगा तो 0,11 पे पहुंच जाएगा, अगर बैकवर्ड लेगा तो 0,-11 पे भी पहुंच सकता है। अगर 8 स्टेप फॉरवर्ड लेता है और 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है तो 0,5 पर पहुंच जाएगा, या 8 बैकवर्ड लेता है 3 फॉरवर्ड लेता है तो 0,-5 पे पहुंच जाएगा। तो द पर्सन कैन लैंड एनीवेयर बिटवीन 0,-11 टू 0,11। वो किसी भी इंटीजर पॉइंट पर वो लैंड कर सकता है, ठीक है। बट इस बात के क्या चांसेस हैं कि ही विल आइदर लैंड एट 0,1 एट द एंड ऑफ 11 स्टेप और 0,-1। तो ये दो जगह पर
उसकी लैंडिंग होगी एट द एंड ऑफ 11 स्टेप, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना है आपको। चलिए शुरू हो जाइए। आपको मैंने 3 मिनट दिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, 3 मिनट। ठीक है जी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो यहां लैंड करना चाहता है यहां, तो उसका फॉरवर्ड स्टेप विल बी वन मोर देन द बैकवर्ड स्टेप, है ना। तो he has to take how much forward step? 6 forward and 5 backward, तो 6 सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी x is the success is the forward step and failure is the backward step, x equal to 6, or this one is corresponding to probability x equal to 5. तो very rightly said by Preet। हाँ हाँ जी। तो दोनों होंगे बेटा, probability x equal to 6 प्लस probability x equal to 5 होगा। तो your answer will be 11C6 and फॉरवर्ड की 0.4 टू द पावर 6 एंड 0.6 टू द पावर 5 प्लस 11C5 0.4 टू द पावर 5 एंड 0.6 टू द पावर 6। अब इसमें देखो तो कुछ कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या होगा? 0.4 की पावर 6 और 0.6 की पावर, तो 5 पावर कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 0.4 टू द पावर 5 इंटू 0.6 टू द पावर 5, ये कॉमन ले लो। आपके पास आएगा 11C, और 11C5 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि 11C6 और 11C5 सेम होता है। तो आपके पास बचेगा क्या? यहाँ पर 0.4 प्लस यहाँ पर 0.6, तो दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। योर फाइनल आंसर इज कितना? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 divided by 5 factorial is 120 into 0.6 होता है 2 by 5, 0.4 तो 2 by 5 into 3 by 5 की पावर 5। अब यहां से देखो तो ये और ये हो गया, 9 8 जा गया, 12 6 हो गया। तो बेसिकली योर आंसर विल appear like this: 11 into 6 into 6 into 7 into 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 की पावर 10। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसको कैलकुलेट करना नंबर्स में जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, सिर्फ इसी स्टेप पर भी छोड़ सकते हो यहाँ पर, तो चलेगा। इसको सिर्फ ऐसे लिख दो 11C5 इंटू 0.24 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पर भी दिस कैन बी पुट एज एन आंसर अनलेस कि आंसर किसी और दूसरे फॉर्मेट में है। तो ये हो गया तुम्हारा कि बाइनोमियल थ्योरम पर प्रॉब्लम कैसे पूछी जा रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स होगी। अब ये क्वेश्चन नोट कर लो, या इसको करके बताओ, अभी करके बताओ, देखें आप कर पाते कि नहीं। A coin is tossed n times. Find the probability that head appears multiple of 3 times. And also calculate the probability if n equal to 10. अब ये क्वेश्चन करते समय मैं आपका बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं चेक कर रहा हूं,
मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आपको जो समेशन ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट बताया था बाइनोमियल में, उसमें वो मिसिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाली सीरीज का कॉन्सेप्ट याद है या भूल गया है? तो देखना है कि आप में से कितने लोग को याद है। जिसको इसको याद होगा कॉन्सेप्ट, वो लोग तो 100% आंसर सही करेंगे। जल्दी करके बताओ कितने बच्चों का आ गया, जरा जस्ट लेट मी नो। एक रिप्लाई तो आई है n इक्वल टू 10 के लिए। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3k का मतलब क्या है। इट इज इक्वल टू सिग्मा nc3k and p raised to the power 3k and q to the power n minus 3k। ये कैलकुलेट करना है आपको, है ना। और इसमें जो k है तुम्हारा, k वो वेरी करेगा 0 ऑनवर्ड। अब यहाँ पर p क्या है बेटा, तो अब पढ़ो p क्या है। तो बोल रहे हैं a coin is tossed n times, तो n तो नंबर ऑफ ट्रायल हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अकर्स 3k टाइम्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर p और q किसी भी टॉस में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, ये p और q इक्वल है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 की पावर n, वो तो कॉमन आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा nc0 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस nc7 एंड सो ऑन। ये समेशन चाहिए हमें, मतलब हमें वो बाइनोमियल सीरीज का सम चाहिए जिसमें सर्टेन कोएफिशिएंट मिसिंग है। कौन कौन से मिसिंग है? 1 2, दो कोएफिशिएंट मिसिंग है। डू यू रिमेंबर कैसे सॉल्व करते थे इसको? तो हम करते थे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखते थे। क्या आता था? c0 प्लस c1 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c3 इंटू एक्स क्यूब c4 x4 c5 x5 एंड सो ऑन। यहाँ सी आर मतलब एनसीआर। फिर इसी एक्सपेंशन में बिकॉज दो कोएफिशिएंट मिसिंग है, टू कोएफिशिएंट्स मिसिंग ऑल्टरनेटली, तो मैंने बताया था कि अगर दो कोएफिशिएंट मिसिंग है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज करेंगे, तीन मिसिंग है तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यूज करेंगे। तो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पुट करेंगे, एक बार x की जगह पर 1, एक बार x की जगह पर ओमेगा, एक बार x की जगह पर ओमेगा स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 की पावर n, तो ये आ जाएगा तुम्हारा c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 प्लस c5 प्लस c6 एंड सो ऑन। फिर ओमेगा पुट करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n, ये हो जाएगा तुम्हारा c0 c1 ओमेगा c2 ओमेगा स्क्वायर c3 ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा c4 ओमेगा ओमेगा 4 इज ओमेगा c5 ओमेगा स्क्वायर c6 ऐसे आएगा। फिर आप ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, c0 c1 ओमेगा स्क्वायर c2 ओमेगा 4 इज ओमेगा c3 ओमेगा 6 इज 1 एंड सो ऑन। जब आप इसको ऐड करोगे बेटा तो यहाँ देखो ये c0 ट्रिपल हो जाएगा, c1 कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, c2 कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 हो जाएगा, c3 ट्रिपल। तो आपके पास राइट हैंड साइड में आएगा 3 टाइम्स c0 प्लस c3 प्लस c6 एंड सो ऑन। ठीक है, और लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट में आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n, 1 प्लस ओमेगा। अब आपको यहां पर ये भी एक 1 प्लस ओमेगा बार, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा बार बोलते हैं, इक्वल टू 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा बार भी लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा बार की पावर n प्लस
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा की पावर n, एंड देयरफॉर हमारे पास जो हमें चाहिए था, ये जो चाहिए था ना, वो आंसर आ गया 1/2 की पावर n इंटू ये क्वांटिटी क्या आएगी, तो ये आएगी 2 की पावर n प्लस -1 की पावर n ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट की पावर n डिवाइडेड बाई 3। अब ओमेगा की पावर n क्या होता है, तो ओमेगा होता है तुम्हारा e टू द पावर आयोटा 2π/3, और ओमेगा बार क्या होता है e टू द पावर आयोटा -2π/3, या इसी को 4π/3 भी बोल सकते हो, है ना। ओमेगा की पावर n क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर n हो जाएगा इसका पावर n, दैट इज e टू द पावर आयोटा 2n π/3। ओमेगा बार की पावर n क्या हो जाएगा, तो इसका पावर n मतलब e टू द पावर माइनस आयोटा 2n π/3। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा बार की पावर n, तो ये आ जाएगा दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट कोसाइन ऑफ 2n π/3 आएगा। तो ये इसकी जगह मैं लिख रहा हूं, तो आंसर ऐसा आएगा 1/2 की पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n इंटू 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 2n π/3 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आएगा। बट इसी में n इक्वल टू 10 के लिए बोल रहे हैं, तो इफ n इज 10 तो क्या हो जाएगा ये देखो, n इक्वल 10 पर ये तो प्लस हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1/2 की पावर 10, राइट। और यहां क्या होगा, बस खत्म है इक्वेशन, 2 की पावर 10, ये cos 20π/3, cos 20π/3 क्या होगा भाई बोलो, इट इज कोसाइन ऑफ 6π प्लस cos 2π/3, cos 2π/3 इज -½ तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये दिस विल बी द आंसर एक्चुअली। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो 2 की पावर 10 1/3 माइनस 1/3 टाइम्स 2 की पावर 10, ये है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी 10 के लिए। तो एनीवे ये पूरा डिस्कशन आज का था। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि आप कैसे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके कैसे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी इसमें हम लोग इसका स्टैटिस्टिकल पार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका मीन या एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होते हैं, ये अगली क्लास में कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास उस बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट पे होगी। आई डोंट थिंक इट विल टेक कंप्लीट क्लास, तो वो वाला पार्ट जो है लगभग 45 मिनट का होगा या 1 घंटे मान लो, और बचे हुए 30 मिनट्स में हम लोग जो है वो इन्फिनिट सैंपल स्पेस और उससे रिलेटेड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो आप समझ लो कि एक नेक्स्ट क्लास और एक उसके बाद वाली क्लास, ये 2 क्लासेस में प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट मतलब जेई एडवांस तक के कंप्लीट हो जाएंगे। जेई मेन तक का तो हो चुका है, बस थोड़ा सा 30 मिनट का बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कोई क्लास लूंगा एक, तो हो सकता है प्रॉब्लम्स के लिए लूंगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेक्टर्स। तो आई विश टू फिनिश वेक्टर एंड 3D so that after vacations we'll start calculus, ठीक है। तो वेकेशंस तक के लिए आपके पास में टाइम होगा फंक्शंस जो 11th में किया उसको पूरा रिवाइज करने के लिए। हाँ, वेकेशंस भी है प्लानिंग अराउंड 1 वीक का या 8 to 10 डेज का आपको एक ब्रेक देंगे 20th के आसपास, सो दैट आप बैकलॉग क्लियर कर लो अपना, और कुछ जो कैलकुलस का प्री प्रिपरेशन के लिए आप पुराना 11th का क्या क्या चीज रिवाइज करना वो सब रिवाइज कर लो। हाँ बेटा, प्रोबेबिलिटी टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा डेफिनेटली।
तो आज की क्लास को यहीं पर मैं समराइज कर रहा हूँ बेटा। तो लेट अस क्लोज द कॉल।